तो एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आपकी जो है वो फाइनल पेपर्स की तैयारी काफी ज्यादा जोरों शोर से जारी होगी। और अभी भी कुछ बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं क्योंकि कुछ खुशकों को ये लगता है कि वो आखिरी रात पढ़कर टॉप मार लेंगे। तो उन आइंस्टाइन की औलादों को मैं सिर्फ एक ही पैगाम देना चाहूंगा। भाई, बंदा जंगली कुत्ता पाल ले लेकिन खुशफहमी मत पाले। तो आइए जल्दी से डायनामिक्स का एक बेतहाशा इंपॉर्टेंट चैप्टर के ऊपर वीडियो लेकर आया हूँ। आप किसी भी दुनिया की इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में आप डायनामिक्स का कोर्स पढ़ रहे हैं तो इस टॉपिक से सवालात लाजमी आते हैं और बेतहाशा आते हैं। तो भाई, इस टॉपिक को छोड़ने की गलती बिल्कुल मत करना, वरना फिर डायनामिक्स के अंदर तुम जो है वो काफी ज्यादा स्ट्रगल करोगे। मैं और ये एक मास्टर क्लास वीडियो है, सिर्फ एक वीडियो देख लो। ये एक वीडियो देखने के बाद मैंने हर किस्म के जो है वो न्यूमेरिकल सॉल्व करवाऊंगा। ये हर कॉन्सेप्ट उसमें लग रहा होगा, बुक खोलने की जरूरत ही नहीं है, बस ये वीडियो करके चले जाओ। तुम्हारा जो है वो डायनामिक्स में अल्फा पक्का है, यानी इस टॉपिक से तुम सवाल पूरा का पूरा सही करके आओगे। तो आओ जल्दी से शुरू करते हैं बिना किसी डेडिकेशन के। काइनेटिक ऑफ पार्टिकल वर्क एंड एनर्जी, हम जो चैप्टर चल रहा है कंजर्वेशन फोर्सेस एंड पोटेंशियल एनर्जी। इससे पहले हम आगे जाएं, मैं आपको जो है वो थोड़ा वो करना चाहूंगा कि भाई इसकी एप्लीकेशंस आप देख सकते हो कहाँ कहाँ यूज हो रहा है। द वेट ऑफ द सैक रेस्टिंग ऑन दिस प्लेटफॉर्म, the weight of the sack resting on this platform causes potential energy to be stored। potential energy की बात हो गई। एप्लीकेशन से हमारा इतना लेना देना नहीं, क्योंकि मुझे करवाने हैं काफी सारे न्यूमेरिकल और वो मैं आपको करवा कर रहूंगा। तो आइए जल्दी से आगे बढ़ते हैं। अच्छा, बस एक कॉन्सेप्ट इसका आपको सुनने वाला है। एक कॉन्सेप्ट क्या है इसका सुनने वाला, कि जो इसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी वो मैक्सिमम हाइट के ऊपर हमेशा मैक्सिमम होती है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी उसी की दूसरी तरफ जीरो होती है। और अगर हम एक सेंटर की बात करें तो पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी दोनों जो है वो इक्वल हो जाती है सेंटर में। और जब हम डेटम यानी बिल्कुल जो है हमारा रेस्ट पॉइंट है जहाँ बॉल गिरेगी आकर, तो वहां पर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो जाती है लेकिन पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाती है, क्योंकि हाइट पूरी जीरो हो जाती है। ठीक है। अच्छा, अब इससे पहले हम डिस्कस करें, मैं एक कॉन्सेप्ट आपको देना चाह रहा था। वो कॉन्सेप्ट ये था कि जो है ना आपके पास ये आ जाएगी फोर्स जो होती है ना, फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स, वो सबसे पहले समझने की जरूरत है। इस सारी जो है ना वो स्लाइड के अंदर जो लिखा हुआ है इन सबको मैं एक ही जुमले के अंदर कॉन्क्लूड करूंगा, बस वो आपने याद रखना है। ठीक है, मैं आपको इधर कर देता हूँ ताकि जो है ना आप देखें। कंजर्वेटिव फोर्स क्या होती है? ऐसी फोर्स जो इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ फॉलोड हो, मतलब जो है ना वो पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करती, वो सिर्फ इनिशियल पोजिशन और फाइनल पोजिशन इसके ऊपर डिपेंड करती है, उसको हम कहते हैं कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है। कंजर्वेटिव फोर्स का मुराद यही है, क्या कहा मैंने, वो ऐसी फोर्स जो पाथ के ऊपर डिपेंड ना करती हो, जैसे फोर्स होती है फ्रिक्शन की वजह से। ठीक है। फोर्स होती है किसकी वजह से? फ्रिक्शन की वजह से। लेट सपोज अगर मैं यहाँ पर देखूं तो आप देख सकते हैं कि अगर हम फ्रिक्शन की वजह से फोर्स लगाएं तो बॉक्स कितना मूव करेगा? जितनी हम फोर्स लगाएंगे। ठीक है। यहाँ पर फोर्स लगा रहे हैं तो बॉक्स इतना मूव कर रहा है, यानी इसके डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड है। डिस्टेंस क्या है? पाथ है, वही पाथ के ऊपर डिपेंडेंट है। तो फ्रिक्शन इसी वजह से नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होती है। लेकिन उसी के दूसरी तरफ अगर हम स्प्रिंग की बात करें, स्प्रिंग जो होता है वो किसके ऊपर डिपेंड होता है? इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन। इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर हम उसकी चीजें देख रहे होते हैं। तो स्प्रिंग जो है वो कंजर्वेटिव फोर्स की एग्जांपल है। और इसी तरह वेट को अगर हम देखें तो वो हाइट के ऊपर डिपेंड करता है। लेट सपोज अगर वो किसी हाइट से फेंका जा रहा है तो उसकी इनिशियल पोजीशन देखेंगे और फाइनल पोजीशन देखेंगे कहाँ गिरा है। तो जो जो फोर्सेस इनिशियल और फाइनल पोजीशन के ऊपर डिपेंड करती हैं उनको हम कंजर्वेटिव फोर्सेस बोलते हैं। और जो फोर्सेस क्या कहा मैंने मेरे प्यारे बच्चों, जरूर इसको जो है ना अच्छे से सुनो। जो फोर्सेस सिर्फ और सिर्फ पाथ के ऊपर जो है वो डिपेंडेंट होती है, जैसे कि फ्रिक्शन की मैंने एग्जांपल दी, तो वो क्या हो जाएंगी बच्चे? नॉन कंजर्वेटिव फोर्स हो जाएंगी। तो आओ जल्दी से आगे बढ़ते हैं, जल्दी से मैं न्यूमेरिकल करवा देता हूँ ताकि आपका टाइम जाया ना हो। अब एनर्जी की बात करते हैं। अभी तो हमने कंजर्वेटिव फोर्सेस की बात करी है ना, अब कंजर्वेटिव एनर्जी की बात करते हैं। एनर्जी एक ताकत है कोई कोई ना कोई काम करने की। ठीक है। जैसे तुम काम कर रहे हो तो अच्छे काम किया करो, गंदे काम नहीं किया करो। उसके बाद है व्हेन एनर्जी कम्स फ्रॉम दी मोशन इट इज रेफर्ड, जब मोशन की वजह से, जब किसी मूवमेंट की वजह से, क्योंकि तुम्हारे पास तुमने हाथ की मूवमेंट की, हाथ को हिलाया, ठीक है, तो उस मूवमेंट की वजह से जो आएगी तुम्हारे पास एनर्जी वो काइनेटिक एनर्जी होगी। लेकिन अगर अगर तुम जो है वो किसी पोजीशन की वजह से, मतलब अपनी पोजीशंस बदलते रहते हो ना तुम, और ख्वाबों में भी पोजीशन बदलते रहते हो, तो पोजीशन के चेंज होने की वजह से जो पार्टिकल जो होता है वो मेजर्ड होता है, उसको पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। उसके बाद पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है। व्हेन इट मूव फ्रॉम अ गिवन पोजीशन टू दी डेटम,
अच्छा जी, उसके बाद हम देख सकते हैं इन मैकेनिक्स इट इज इम्पोर्टेंट टू, ये भी सब जो है ना वो है फजूल बातें, आपने इसको नहीं देखना है अभी। विद द टू पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू एन इलास्टिक, अच्छा अब पोटेंशियल एनर्जी दो तरीके से होगी, एक इलास्टिक स्प्रिंग की वजह से और एक ग्रेविटेशनल की, ग्रेविटी की वजह से। जो ग्रेविटी की वजह से होगी वो mgh होगी, और जो स्प्रिंग की वजह से होगी वो हाफ के एक्स स्क्वायर होगी, ठीक है, ये आपने याद रखना है। और अगर सवाल के अंदर ऐसी सिचुएशन हो कि दोनों एक साथ आ रही है, तो हम फिर पोटेंशियल एनर्जी को V इक्वल टू वी जी, यानी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी प्लस इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, दोनों को प्लस करके देंगे। आई होप इट इज क्लियर। अब आप देख सकते हैं आपको एक डेटम ड्रॉ करना है। डेटम क्या होता है, जैसे आपने एब्सोल्यूट जो रिलेटिव मोशन के अंदर पढ़ा होगा, पुलिस के अंदर हम जो है वो फिक्स पॉइंट के ऊपर डेटम लेते थे। तो अब अगर आप डेटम लोगे सेंटर में, लेट सपोज आपने यहाँ पर जो है ना वो ये वाला डेटम लिया है, ये वाला डेटम लिया है, तो अब डेटम से ऊपर जो पार्टिकल होगा, अबव दी डेटम जो होगा वो पार्टिकल पॉजिटिव होगा, लेकिन अगर पार्टिकल बिलो दी डेटम है तो उसको आप नेगेटिव जो है वो पोटेंशियल एनर्जी लोगे। अबव दी पार्टिकल पॉजिटिव पोटेंशियल एनर्जी और बिलो दी पार्टिकल नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी। इसका बहुत ख्याल रखना है, क्योंकि आपका जो है वो सवाल पूरा गलत हो जाएगा अगर आपने साइन को सही तरीके से नहीं लिया। ठीक है, ओके, नाउ लेट्स मूव फर्दर। अब काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम आने वाली है भाई। अब जो है ना वो कमर बांध दो, तुम्हारे पास आने वाली है, ठीक है। Vg is gravitational potential energy, it is positive if y suppose, वही बात कर रहा है ये जो मैंने बताई। अच्छा जी, recall that force of an F equal to base, it important to realize that potential energy of a spring while it looks similar it is a different formula। आप डिफरेंट फॉर्मूला देख सकते हो, यहाँ पर क्या है कि स्प्रिंग जो है वो हमारे पास अनस्ट्रेच्ड है, यहाँ पर अनस्ट्रेच्ड है, इधर स्ट्रेच्ड हो गया, ठीक है, और नीचे वाले में जो है वो कंप्रेस्ड हो गया। लेकिन सारे केसेस में हमें पॉजिटिव मिल रही है, क्यों मिल रही है, क्योंकि सारे केसेस में जो ये स्प्रिंग है वो पॉजिटिव वर्क कर रहा है। और हम वर्क की बात करते हैं तो हम वर्क को पॉजिटिव ले जाए, अगर वर्क पॉजिटिव मिल रहा है हमें तो हमारा मकसद तो वही है ना, तो इसका मतलब हमारे पास पॉजिटिव साइन आएगी। आई होप ये क्लियर होगा। अच्छा जी, अब उसके बाद जो है वो हम देखते हैं ये जो मैंने आपको चीज बताई थी कि भाई अगर दोनों पोटेंशियल एनर्जी किसी गिवन है तो फिर हम कैसे लेंगे, वी टोटल इक्वल टू ग्रेविटी प्लस वी स्प्रिंग। अच्छा, अब कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की भाई एक ही इक्वेशन है, उसी से सारी दुनिया के प्रॉब्लम सॉल्व होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन आपके लिए अननोन इंजीनियर लेके आए हैं, जिसका नाम है T1 प्लस वी वन इक्वल टू T2 प्लस वी टू इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ठीक है, इस इक्वेशन में आप T1 क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी को, V1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी को, T2 फाइनल काइनेटिक एनर्जी, V2 फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। और पोटेंशियल एनर्जी में दोनों आ सकती है, इलास्टिक भी आ सकती है और ग्रेविटेशन भी आ सकती है। तो आई होप ये भी आपको क्लियर होगा। जल्दी से आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब देखें आपके पास बॉल ड्रॉप्ड हुई है, ठीक है, h/2, अगर h/2 हाइट पर होगा तो जो इक्वेशन होगी वो इस तरह की हो जाएगी, हाफ mv² प्लस mgh/2, ठीक है। और वेलोसिटी जो होगी, ये तो फर्स्ट इक्वेशन, थर्ड सेकंड और थर्ड इक्वेशन है, ठीक है, इसको आपने याद रखने की जरूरत नहीं। अब आ गया भाई सवाल, मैंने कहा था ना अब जल्दी से, अगर तुमने वीडियो के पीछे गूगल के टैब्स खोले में तो उनको बंद कर दो, क्योंकि अब आने वाला है असल हमारा मकसद वीडियो का। तो आओ जल्दी से शुरू करते हैं। मैं आपको यहाँ कर देता हूँ पहले तो। हाँ, अब देखो यहाँ पर द मास ऑफ द कॉलर इज 2 kg। अब हमें मास दे दिया अपने उसका स्प्रिंग का 2 kg दे दिया, ठीक है, मास ऑफ द कॉलर दे दिया स्प्रिंग का 2 kg। एंड स्प्रिंग कांस्टेंट, स्प्रिंग ये देखो यहाँ पर स्प्रिंग लगा हुआ है और एक यहाँ पर स्प्रिंग लगा हुआ है, दो स्प्रिंग लगे हुए हैं, ठीक है। और उसकी जो स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू है वो 60 Nm/m दी हुई है। द कॉलर हैज नो वेलोसिटी एट ए के ऊपर कोई वेलोसिटी नहीं दी हुई, और स्प्रिंग भी अनडिफॉर्म्ड है, मतलब उस वक्त डिफॉर्मेशन नहीं हुई। हमें क्या निकालना है, हमें डिस्टेंस वाई का निकालना है, कॉलर का जो ड्रॉप हो जाए इस पॉइंट के ऊपर। लेट सपोज अब यहाँ ए जो है वो ए के ऊपर कॉलर ड्रॉप हुआ और वो नीचे सी के ऊपर आकर गिरा, तो उतने में उसने कितना डिस्टेंस, यानी ये वाई हमें फाइंड करना है। आई होप कि आप लोगों को सवाल की स्ट्रेटेजी समझ आई होगी। अब मैं सिर्फ और सिर्फ 3 स्टेप्स बताऊंगा, उसके अंदर सवाल सॉल्व करना है, ठीक है। क्या होगा, सबसे पहले हम निकालेंगे एफबीडी की बना लेंगे, ठीक है, एफबीडी कॉलर की बना लोगे, ठीक हो गया। अब एफबीडी, अब हमारे पास फॉर्मूला क्या है मेरे प्यारे स्टूडेंट, जिनको मैंने पढ़ाया है, मेरे प्यारे शागिर्द, उनको पता होगा T1 प्लस वी वन इक्वल टू T2 प्लस वी टू। लेकिन अभी उसने क्या बोला है कि इनिशियल पोजीशन पर कोई वेलोसिटी नहीं है, तो T1 काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई बच्चे, जीरो हो गई, क्योंकि v जीरो हो गया, हाफ mv² एज अ होल जीरो हो गया। उसके बाद स्प्रिंग भी अनडिफॉर्म था, तो इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी भी बच्चे क्या हो गई, जीरो हो गई। लेकिन क्या फाइनल फाइनल के अंदर मुझे अब बताओ, क्या इसके अंदर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है या ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है, जरा सोच के बताना।
तो द आंसर इज दोनों है। दोनों किस तरह है भाई, क्योंकि जब ए नीचे गिरेगा तो किस तरह गिरेगा, उसको तुम ऊपर से थूक थोड़ी लगाओगे नीचे गिराने के लिए, ग्रेविटी खींचेगी ना उसको मेरे भाई। तो mgh तुम्हारे पास जो है वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आ गई। और जो है स्प्रिंग, स्प्रिंग तुम्हारे पास क्या है, स्प्रिंग जो है वो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। तो दो तुम्हारे पास आएंगी, एक ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और एक इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी नहीं आने वाली, काइनेटिक एनर्जी हो गए जीरो हो जाएगी। तो आई होप कि आप लोगों को अब समझ आया होगा। अब आप जो है वो mgh किस तरह निकालोगे, आपको मास भी पता है कॉलर का, ग्रेविटी की वैल्यू भी पता है, लेकिन आपका जो डिस्टेंस है वो नहीं पता, तो वाई एज इट इज आ जाएगा, वो ही निकालना है। उसके बाद आपके पास जो है वो मैं आपको सॉल्यूशन भी दिखा देता हूँ ताकि आप लोग को और क्लियर हो जाए। तो आप यहाँ देख सकते हैं, ये वी सी इक्वल टू वी ई प्लस वी जी आ गया। ठीक हो गया। अब यहाँ पर आपने किस तरह निकालना है, जीरो प्लस जीरो, ये जीरो इनिशियल पे जीरो था, काइनेटिक भी जीरो हो गई, पोटेंशियल भी, और फाइनल काइनेटिक, फाइनल काइनेटिक क्यों जीरो होगी भाई, क्यों जीरो होगी जरा मुझे सोच के बताना। क्योंकि जब कॉलर सी के ऊपर गिरेगा, तो सी के ऊपर गिरेगा तो वी एफ भी तो जीरो हो जाएगा। जब जब कोई चीज अचानक से स्टॉप हो जाती है, जब ब्रेक लग जाते हैं, तो हम क्या लेते थे, वी एफ जीरो लेते थे। तो अभी कॉलर ए से सी के ऊपर गिर रहा है, तो फिर हमारे पास जो वेलोसिटी होगी वी एफ वो जीरो हो जाएगा, इसलिए फाइनल काइनेटिक एनर्जी भी जीरो हो गई। एम जी एच ये आप देख सकते हो। अच्छा नेगेटिव क्यों आया है, क्योंकि डेटम हमने जो है वो सेलेक्ट ए पर किया था और डेटम से नीचे जा रहा है, डेटम से जो है वो ग्रेविट कॉलर नीचे जा रहा है, इसलिए नेगेटिव का 2 × 9.81, 2 कॉलर का मास है और 9.81 ग्रेविटी की वैल्यू, और वाई डिस्टेंस आ गया। उसके बाद हमारे पास जो है वो हाफ के एक्स स्क्वायर था, हाफ के एक्स स्क्वायर था। लेकिन हाफ के एक्स स्क्वायर, एक्स क्या होता है भाई, S2 - S1, S2 - S1 होता है। हमें पास जो है वो S1 जो ये वाला है, ये S1 तो हमें पता है 0.75, लेकिन क्या हमें S2 पता है, S2 नहीं पता। S2 नहीं पता तो वो किस तरह निकालोगे भाई, वो निकालोगे तुम पाइथागोरस थ्योरम से। पाइथागोरस थ्योरम से सर कैसे निकालेंगे भाई, ये देखो ना, y अननोन है लेकिन पता तो है ना कि एक वेरिएबल है, और यहाँ से ये 0.75 है, तो तुम्हें पता है कि एक ट्राइंगल बन रहा है, राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। ये देखो, ये बेस आ गई इस ट्राइंगल की, ये परपेंडिकुलर आ गया, और ये हाइपोटेन्यूस आ गया। और हाइपोटेन्यूस पे क्या लगा हुआ है बच्चे, स्प्रिंग लगा हुआ है। हम हाइपोटेन्यूस किस तरह निकालेंगे, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक हो गया। तो इन दोनों को आपने जो है वो 0.75 का स्क्वायर परपेंडिकुलर था, और बेस क्या थी, वाई स्क्वायर था, तो अंडर रूट के अंदर ये लिख दिया। और नेगेटिव एस टू पूरा ये आ गया आपके पास, दिस इज होल इज S2, ये आपका S2 हो गया। ठीक है। और S1 क्या था भाई, S1 क्या था, S1 हमारे पास 0.75 था, 0.75 था अनस्ट्रेच्ड। तो हमारे पास S1 जो इनिशियल पोजीशन पर था, तो उसमें से हम क्या करते हैं, S2 - S1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। और 60/2 क्या है भाई, 60 के की वैल्यू थी, और 1/2 फॉर्म में रहेगा, 1/2 प्लस मल्टीप्लाई बाय 60 करोगे तो 60/2 हो जाएगा। आपने यहाँ से साइमultaneously यहाँ से आप इक्वेशन सॉल्व करोगे y के लिए, तो आप देख सकते हो कि आपके पास जो है वो आंसर आ जाएगा। ये देख सकते हो, आपके पास आंसर आ गया। नाउ लेट्स मूव टू अनदर प्रॉब्लम। भाई प्रॉब्लम पे प्रॉब्लम करवाऊंगा, मेरा टीचिंग का स्टाइल ही है ये, पहले कॉन्सेप्ट देना फिर उसके बाद फजूल बकवास नहीं करना, सीधी जो है वो प्रॉब्लम के ऊपर जाना, सीधी प्रॉब्लम नो बकवास। ठीक है। द बॉब ऑफ अ पेंडुलम, पेंडुलम की बात आ गई भाई, हमारी फेवरेट चीज की बात आ गई। ठीक है। वैसे तो पेंडुलम के कुछ और में तुम्हारा फेवरेट है, वो यहाँ बता नहीं सकता। अच्छा, द बॉब ऑफ अ पेंडुलम है द मास ऑफ 2.2 kg, 0.2 kg का जो है ना मास है बॉब के पास। ठीक है। रिलीज फ्रॉम रेस्ट, अब रेस्ट से रिलीज हो रहा है, रेस्ट से रिलीज हो रहा है। मेरे जो प्यारे शागिर्द होंगे, जो है वो थोड़ा सा भी पढ़ रहे होंगे, उनको पता होगा कि mv² यानी काइनेटिक एनर्जी जो जीरो हो गई व्हेन इट इज हॉरिजॉन्टल पोजीशन, डिटरमाइन इट स्पीड एंड द टेंशन इन द कॉर्ड एट द इंस्टेंट ऑफ द बॉब पासेस थ्रू इट्स लोएस्ट पोजीशन। अब हमें स्पीड निकालनी है, स्पीड फाइनल स्पीड निकालनी है, इनिशियल तो जीरो है। ठीक है। अब हमें आर दिया हुआ है और जी की वैल्यू दी हुई है 9.81, मास दिया हुआ है 0.2 kg। अब हमें पता है कि भाई इनिशियल पोजीशन के ऊपर जो है वो इसकी पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो होगी, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी भी जीरो होगी। क्यों, क्योंकि रिलीज हुआ है, रेस्ट से रिलीज हुआ है, तो रेस्ट से रिलीज कोई ना कोई इसकी हाइट भी नहीं है। ठीक है। हॉरिजॉन्टल पोजीशन में ना, हॉरिजॉन्टल में हाइट कहाँ होती है, अगर ये वर्टिकली अपवर्ड होता तो इसकी हाइट होती, तो जीरो हो जाएगी। और उसके बाद जो है वो हम अब इसके अंदर बताएं, पोटेंशियल एनर्जी ग्रेविटी वाली लगेगी या इलास्टिक पोटेंशियल। भाई चीख चीख के सवाल बता रहे हैं मेरे प्यारे शागिर्द के भाई यहाँ पर ग्रेविटी की वजह से पोटेंशियल एनर्जी है, तो यहाँ पर mgh वाली लगेगी। और काइनेटिक एनर्जी हाफ mv², जिसमें से v हमें चाहिए। तो आइए जल्दी से देखते हैं, डेटा हमने इनिशियल पोजीशन पे लिया, ठीक हो गया, T1 और V1 दोनों जीरो हो गए, अपने आप को यहाँ कर देता हूँ।
अब हाफ एम वी स्क्वायर, एम पता था 0.2, वी निकालना है, ठीक हो गया। और उसके बाद नेगेटिव, अब ये नेगेटिव क्यों आया, क्योंकि हमने डेटम क्या लिया, डेटम इनिशियल पोजीशन पर यहाँ लिया डेटम, और डेटम से नीचे जा रहे हैं, बॉब जो है वो डेटम से नीचे जा रहे हैं, तो मैंने आपको बताया है डेटम से बिलो दी पार्टिकल, डेटम पार्टिकल इज बिलो दी डेटम तो हमारे पास नेगेटिव होगा, लेकिन अगर पार्टिकल अबव दी डेटम होगा तो हमारे पास पॉजिटिव होगा, तो या नेगेटिव हो जाएगा। और इतनी इसकी हाइट कितनी है, अब जो मेरे प्यारे शागिर्द हैं जिन्होंने अच्छे से इंटर के अंदर किसी ट्यूशन वाली बाजी से नहीं पढ़ा, किसी ट्यूशन वाली बाजी से नहीं पढ़ा, प्यारी टीचर खूबसूरत टीचर से पढ़ा, तो उसको पता होगा ये कॉन्सेप्ट कि भाई सर्किल बन रहा है तो रेडियस जो है वो हमेशा सेम ही रहेगा, मतलब जो यहाँ पे आर है वो यही होगा और यहाँ भी होगा, तो आर की वैल्यू में 0.75 दी हुई है, तो ये हाइट भी कितनी हो जाएगी भाई, ये भी 0.75 हो जाएगी। सर्किल का रेडियस हमेशा सेम रहता है कयामत तक, ठीक है। तो अगर आपने जो है वो किसी प्यारी टीचर से पढ़ी होगी मैथमेटिक्स तो आपको पता होगा। और नेगेटिव एम जी एच, एम 9.81 और 0.75, यानी एच जो है आपने 0.75 ले लिया, तो यहाँ से आप सॉल्व करोगे और वी निकाल लोगे। नेक्स्ट पार्ट क्या बोलता है भाई हमें, नेक्स्ट पार्ट क्या बोलता है, नेक्स्ट पार्ट हमें बोलता है कि भाई मुझे बताओ इसकी टेंशन कितनी है। तो अब कुछ बच्चे होंगे जो होशियारी दिखाएंगे, सर टेंशन तो वेट के इक्वल हो जाएगी। मेरे भाई जरा जो है ना अपने अजम्पशन जहाँ तू लगाते हैं वहीं लगा, ठीक है। तो यहाँ पर टेंशन वेट के इक्वल नहीं हो सकती मेरे भाई, क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ पर जो है वो नॉर्मल और टेंजेंशियल एक्सिस है, यहाँ पर जो है वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो सर्कुलर पाथ में बॉडी मूव कर रही है, तो नॉर्मल भी तो आएगा इसका कुछ ना कुछ। तो हम क्या लगाएंगे, सिग्मा एफ एन इक्वल टू एम ए एन, ठीक हो गया। आपको मैं बताता चलूं, अगर आपको नहीं पता, ए एन जो थी नॉर्मल एक्सेलरेशन वो वी स्क्वायर डिवाइड बाय रेडियस ऑफ कर्वेचर होती थी, वी स्क्वायर डिवाइड बाय रॉ, तो यहाँ पे रॉ जो है वो 0.75 है, और वी स्क्वायर अभी हम ये निकाल चुके हैं 3.84, ठीक हो गया। तो हम जल्दी से इसको जो है वो एन हो जाएगा नॉर्मल, ठीक हो गया, इसका जो है वो नॉर्मल माइनस का नॉन टेंशन जो है वो नॉर्मल हो गई, ठीक हो गया, टेंशन अपवर्ड लग रही है और वेट कहाँ लग रहा है, डाउनवर्ड लग रहा है, इक्वल टू 0.2 और 3.84 का स्क्वायर डिवाइड बाय 0.75, 0.2 मास आ गया, और टी माइनस डब्ल्यू, टी माइनस डब्ल्यू यानी टेंशन अपवर्ड, वेट डाउनवर्ड इसलिए नेगेटिव, और उसके बाद एम, एम 0.2 था, और ए एन वी स्क्वायर डिवाइड बाय रो, वी 3.84 और डिवाइड बाय रो 0.75, तो यहाँ से आपने टेंशन की वैल्यू निकाल ली। आई होप कि ये सवाल बच्चों आप लोगों को क्लियर होगा। सो इस बहुत इंपॉर्टेंट सवाल था। अब इसके बाद हम दूसरे सवाल देखते हैं भाई, इसके अंदर क्या है। ये तीसरा सवाल आ गया भाई, द 0.75 kg ऑफ बॉब ऑफ अ पेंडुलम इज फायर्ड फ्रॉम रेस्ट एट एट पोजिशन, एट पोजिशन ए, ठीक है। पोजिशन ए के ऊपर जो है वो ये हो गया है हमारे पास। तो भाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो हर यूनिवर्सिटी के अंदर ये सवाल आया है भाई, किसी भी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में गया तो 0.75 kg का बॉब का पेंडुलम दिया हुआ है, ठीक हो गया, वो फायर्ड हो रहा है रेस्ट से, अब रेस्ट से फायर्ड हो रहा है, मेरे जो प्यारे शागिर्द हैं उनको पता है कि भाई क्या होगा इसके अंदर, काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, ठीक है। सो अब आप यहाँ देख सकते हो कि इफ द स्प्रिंग इज कंप्रेस 50 मिलीमीटर एंड रिलीज, अब देखें इनिशियल पोजीशन के ऊपर उसने एक बात कर दी, क्या बात कर दी, कि 50 मिलीमीटर जो है वो स्प्रिंग कंप्रेस्ड हुआ है, तो ये आपने याद रखना है कि अब पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल पे जीरो नहीं होगी। और उसके बाद डिटरमाइन करने के की स्टिफनेस सो दैट द स्पीड ऑफ द बॉब इज जीरो व्हेन इट रीचेस पॉइंट बी, हमें इसकी स्टिफनेस निकालनी है जब बी पर पहुंचे, जब बॉब बी पर पहुंचे तो उसकी जो स्पीड हो वो जीरो हो जाए, ठीक है। यानी इधर से ये भी पता चल गया कि फाइनल काइनेटिक एनर्जी भी जीरो हो गई। भाई तुम्हें एग्जामिनर खुद हलवा पका के दे रहा है, बस तुम्हें खाना आना चाहिए, अब तुम्हें खाना नहीं आता ना तो तुम जिंदगी में कुछ भी नहीं ले सकते भाई, सब ले जाएंगे तुम्हारे हिस्से का, तुम बैठे रह जाना। उसके बाद मैंने रीचेस वेयर द रेडियस ऑफ कर्वेचर इज स्टिल 0.6 मीटर, लेकिन रेडियस ऑफ कर्वेचर की वैल्यू 0.6 मीटर ही है। और दूसरे पार्ट में स्टिफनेस निकालनी है सो दैट व्हेन द बॉब रीचेस पॉइंट सी द टेंशन इन द पॉट इज जीरो, जब सी तक पहुंचेगा, जब ये देखो यहाँ पर पहुंचेगा ये यहाँ से यहाँ तक पहुंचेगा सी के ऊपर, तो इसकी जो हमारे पास वो होगी टेंशन वो जीरो हो जाएगी। तो आओ पहले केस वन जो हमारा पार्ट वन है उसके लिए करते हैं, जब बी पर आएगा तो उसके लिए काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगी, ठीक है, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, हाफ के एक्स स्क्वायर हाफ, तो कंप्रेस कितना हुआ 50 मिलीमीटर हुआ है, इसको मीटर में करेंगे तो 0.05 आ गया, हाफ के इंटू 0.05 इक्वल टू टी टू भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी हो गया, फाइनल पे स्पीड क्या हो रही है भाई, जीरो हो रही है, लेकिन हमारे पास एम जी एच जो पार्टिकल की जो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी होगी वो जीरो नहीं होगी, ठीक है।
तो आप देख सकते हो कि उसको जो है हम किस तरह लेंगे, MGH 0.75, 9.81। अब जिन्होंने ट्यूशन वाली बाजी से फिर नहीं पढ़ा होगा वही बात कर रहा हूँ, एच उनको पता होगा कि 0.6 क्यों लिया है, ठीक है, एच उनको पता होगा 0.6 क्यों है, क्योंकि आपकी एक खूबसूरत सी टीचर थी 9 मैट्रिक में जिसने आपको बताया था कि भाई सर्किल का रेडियस कभी भी चेंज नहीं होता, भले तुम किसी भी इंस्टेंट पर देख रहे हो। तो अभी उसने जब हमें खुद कहा है कि 0.6 मीटर है, तो इसका मतलब हाइट क्या हो जाएगी बच्चे, 0.6 मीटर हो जाएगी। आप इसको सॉल्व करके यहाँ से स्टिफनेस निकाल लोगे। आपने स्टिफनेस निकाल ली 3.53, इसको ऊपर कर दे, 3.53 किलो न्यूटन पर मीटर, ठीक है। अब बी पार्ट के अंदर आते हैं जल्दी से। बी पार्ट में क्या बोल रहा था भाई कि स्टिफनेस निकालो कब, जब सी के ऊपर पहुंचे और सी के ऊपर पहुंच के उसकी टेंशन जीरो हो जाए, ठीक हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, दोबारा स्प्रिंग कंप्रेस्ड है तो इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी हाफ के इंटू 0.05 का स्क्वायर हो जाएगी, और इसके इक्वल आ जाएगी भाई ये। तो सबसे पहले हमने स्पीड वेलोसिटी निकालनी है, ठीक है, वेलोसिटी क्यों निकालनी, क्योंकि हमें काइनेटिक एनर्जी कैन वैल्यू वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। अभी ये इसकी वेलोसिटी जीरो नहीं हुई है भाई, वही जो है ना वो तो कल का दुश्मन यहाँ पे ऊपर से जो आते हैं ना लोग, वो काइनेटिक एनर्जी की जरूरत जीरो मत पुट कर देना। अभी काइनेटिक एनर्जी इनिशियल पे जीरो है, लेकिन क्योंकि रेस्ट से स्टार्ट हुआ, लेकिन फाइनल पे जीरो नहीं है, टेंशन की बात करी है उसने, ठीक है। तो काइनेटिक इसका वेलोसिटी से कोई ताल्लुक नहीं है। तो आप वेलोसिटी निकालने के लिए मैंने आपको जैसा कि बताया, जब बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव कर रही होती है उसके ऊपर नॉर्मल और टेंजेंशियल एक्सिस लग जाते हैं, जैसा कि हमने चैप्टर 13 के अंदर पढ़ा था, Fn = ma n। तो वही वाली इक्वेशन लगाकर आप वहां से एम वी ए एन को खोलोगे, V² डिवाइड बाय रॉ में रेडियस ऑफ कर्वेचर आपको 0.6 गिवन है, वहां से आप वी की वैल्यू आराम से कैलकुलेट कर सकते हो। अब आइए जरा देखते हैं इन्होंने किस तरह की है। देखें वही किया है। अच्छा अब देखो नॉर्मल जो था इधर, नॉर्मल जो था वो जीरो लिया है इन्होंने, ठीक हो गया। क्यों जीरो लिया है, क्योंकि यहाँ पे देखो ना, इस रेस्ट से स्टार्ट हुआ है, रेस्ट से स्टार्ट हुआ है और स्प्रिंग लगा हुआ है, तो ये इजेक्ट हुआ है, ठीक है ना। तो इसका जो वेट होगा वो हमने डाउनवर्ड पॉजिटिव लिया है, देखें डाउनवर्ड हमने पॉजिटिव लिया है, सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी की वजह से वेट डाउनवर्ड एक्ट करेगा। तो आप देख सकते हो नॉर्मल एक्सिस के अंदर इसका जो है वो नॉर्मल नॉर्मल एक्सिस जो होंगे आपके पास, ये कोऑर्डिनेट इस तरह बनेंगे। इसकी फ्री बॉडी आप जब बनाओगे ना, तो ये देखो, ये इसका बनेगा। इसका जो नॉर्मल होगा वो टेंजेंशियल एक्सिस में आएगा। अभी हम नॉर्मल एक्सिस की पोजीशन ले रहे हैं, हम नॉर्मल एक्सिस वाली वैल्यूज ले रहे हैं, तो नॉर्मल एक्सिस के अंदर टेंशन होगी, नॉर्मल एक्सिस के अंदर टेंशन होगी, वो भी जीरो है, और वेट होगा, ठीक है, टेंशन अपवर्ड और वेट डाउनवर्ड, ठीक है। हमने डाउनवर्ड पॉजिटिव लिया इसलिए वेट यहाँ पर पॉजिटिव आया, तो 0.75 इंटू 9.81 आ जाएगा। अब पता चल गया होगा कि नॉर्मल क्यों नहीं लिया, ठीक है, नॉर्मल की वैल्यू जीरो नहीं है यहाँ पर। नॉर्मल जो है वो टेंजेंशियल एक्सिस में एक्ट कर रहा है, ए एन और टी ये कोऑर्डिनेट होता है आपके पास, दिस इज एन एंड दिस इज टी। अब जो एन के अंदर एक्ट कर रहे हैं वो एक टेंशन एक्ट कर रही है, टी एक्ट कर रहा है, ठीक है, और एक डब्ल्यू एक्ट कर रहा है। ये देखो यहाँ पर इन्होंने फ्री बॉडी बनाई हुई भी है, ये देख लेना, ठीक है। तो हमने इक्वल टू mv², एम हमें पता था 0.75 मास दिया हुआ है, और वी हमें निकालना है जिसके लिए हमने यूज किया, और रॉ कितना है 1.2। और अब ये 1.2 कैसे हुआ, तो भाई अगर आपने किसी खूबसूरत टीचर से पढ़ा है तो फिर से बता रहा हूँ कि यहाँ से यहाँ तक आर था, ठीक है, ये देखो यहाँ से यहाँ तक आर था, 0.6 हो गया, फिर यहाँ से यहाँ पहुंचे, ये यहाँ से बल्कि आप डायरेक्ट यहाँ गए हो, इसको मिटाऊं ना जरा फिर आपको अच्छे से समझ आने से। ये देखो यहाँ पर मैं इसको जरा मिटाता हूँ फिर देखते हैं समझ आता है या नहीं। अब देखें आप यहाँ से यहाँ पहुंचे, ये आर था, फिर आप यहाँ से यहाँ सी के ऊपर पहुंचे, ठीक है। अब सी, ये देखें साइड में इन्होंने 2r दिया हुआ है, तो आपका जो टोटल टोटल कवर हुआ है वो r प्लस 2r, 3r, ठीक है। r की वैल्यू 0.6 है, 3 × 0.6 जो होता है वो 1.2 हो जाता है। आई होप कि ये आप लोगों को क्लियर होगा। तो यहाँ से आप जो है वो वेलोसिटी निकाल लोगे। अब वेलोसिटी निकाल ली तो आप फिर स्टिफनेस आराम से निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की इक्वेशन लगाओगे। ये देखो आपने लगा दी। शुरू में जो है वो पोटेंशियल एनर्जी कंप्रेस थी तो इसलिए वो जीरो नहीं होगी, और फिर इसके बाद हाफ के एस स्क्वायर जो होता है हमारे, हाफ mv² काइनेटिक एनर्जी आ गई। और पोटेंशियल एनर्जी जो है वो ग्रेविटेशनल है, ग्रेविटेशनल है, तो उसके अंदर जो होगा हमारे पास क्या आएगा, ये देखो यहाँ पर वही इन्होंने काम किया है, 0.75 इंटू 9.81, और हाइट हाइट कितनी थी, 3r थी, तो 3r क्या हो जाएगा 1.8 आ गया, ठीक हो गया। तो आप देख सकते हो, तो यहाँ से हमने आराम से फिर इसकी वैल्यूज कैलकुलेट कर ली। हाँ भाई, लास्ट बट नॉट द लीस्ट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी देख लेते हैं। द स्प्रिंग इज कंप्रेस्ड 80 मिलीमीटर अगेंस्ट द 0.5 kg ब्लॉक एंड इट इज रिलीज फ्रॉम दैट, डिटरमाइन द नॉर्मल फोर्स ऑफ द स्मूथ सरफेस ऑन द ब्लॉक व्हेन इट रीचेस पॉइंट x = 0.5 मीटर। अब बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है भाई, उसने हमें नॉर्मल फोर्स निकालने के लिए दे दी, ठीक हो गया,
और उसने स्प्रिंग की कंप्रेशन बता दी और स्टार्ट वो रेस्ट सही हो रहा है, तो काइनेटिक एनर्जी फिर से क्या हो गई बच्चे, जीरो हो गई। लेकिन अभी यहाँ पर क्या होगा, हाफ के एक्स स्क्वायर, हाफ जो वो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी होगी, उस इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होगी। ठीक है, तो आप यहाँ देख सकते हो हमारे पास जो है वो हमें इक्वेशन गिवन है। जब इक्वेशन गिवन होती है तो आपको पता है इक्वेशन कोई मिठाई खाने के लिए तो गिवन है नहीं, तो इसका मतलब कुछ डेरिवेटिव वाला सीन होगा, और डेरिवेटिव वाला सीन जिस भी होगा वो आपको खुद पता चल रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर नहीं दिया हुआ। रेडियस ऑफ कर्वेचर का फॉर्मूला जो होता है हमारे पास वो होता है 1 + y प्राइम का स्क्वायर होल पावर 3/2 डिवाइड बाय वाई डबल प्राइम। तो उसके लिए हमें y की डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, फिर डबल डेरिवेटिव ले, अब y की वैल्यू मिली हुई है x² अपॉन 2b। ठीक हो गया, y = x² अपॉन 2b लग देंगे, और x जो है वो 0.5 दिया हुआ है, तो x 0.5 पुट करके आप जो पहले फर्स्ट डेरिवेटिव लोगे, इसके अंदर 0.5 पुट करोगे, और फिर टेंजेंट थीटा इक्वल टू थीटा इसका निकाल लोगे कि ये एंगल कितना इंक्लाइंड है इसके ऊपर। ठीक हो गया, तो आपने सबसे पहले क्या करना है, y की वैल्यू लिखकर इसके अंदर y निकालना है। ठीक है, y 0.125 आ गया, फिर उसके बाद हमने डेरिवेटिव लिया तो x बचा, x की जगह 0.5 पुट दिया। टेंजेंट थीटा किसके बराबर होता है, स्लोप के बराबर होता है, तो टेंजेंट थीटा को हम पॉइंट, और डेरिवेटिव भी एक स्लोप ही है, तो हमने टेंजेंट थीटा को किसके बराबर ले लिया, 0.5 के, और थीटा वहां से 26.55 डिग्री आ गया। अच्छा जी, अब हमें क्या निकालना है, हमें नॉर्मल फोर्स निकालना है, लेकिन उसके लिए हमारे पास रॉ गिवन, रेडियस ऑफ कर्वेचर नहीं है, ना हमारे पास वेलोसिटी है। ठीक है, उसके लिए हम कौन सी इक्वेशन लगाएंगे, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की इक्वेशन लगाएंगे। हम जो है वो स्पीड फाइंड करने के लिए सबसे पहले रॉ फाइंड करा, रॉ किस तरह फाइंड किया वो मैं आपको बता चुका हूँ। इसका डेरिवेटिव स्क्वायर करके 3/2 और डिवाइड करके तो 1.398 रॉ आ गया। ठीक हो गया। अच्छा, और क्या था, और हमारे पास क्या निकालना है, वेलोसिटी निकालनी है, तो उसके लिए हम कौन सी इक्वेशन यूज करेंगे बच्चों, डेटम वाली, बी के ऊपर हमने डेटम लिया। ठीक हो गया, और फिर T1 क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, लेकिन हाफ के एक्स स्क्वायर कंप्रेस था तो वो जीरो नहीं होगा, बार बार बता रहा हूँ। उसके बाद यहाँ से हमने वेलोसिटी ही निकालनी है, और जो ग्रेविटी की वजह से पोटेंशियल एनर्जी होगी वो फाइनल स्टेट पर होगी। और हमारे पास कितना 0.125 कहाँ से आया सर, तो मेरे भाई ये जो हमने शुरू में पंचायत करके जो डेरिवेटिव लेने से पहले y की जो हमें ये इक्वेशन दी हुई है, इसके अंदर हमने x की वैल्यू 0.5 पुट करी है, और यहाँ से हमें जो है वो मिला है, इसके अंदर 0.5 पुट करके हमें डिस्टेंस y मिला है। ठीक है, तो हमने इधर से पुट किया mgh 0.5 इंटू 0.125 और 9.81, और जो है यहाँ से आपने वेलोसिटी निकाल ली, ये देखें वेलोसिटी आ गई। अब वेलोसिटी आ गई, उसके बाद आपने इसकी फ्री बॉडी डायग्राम बनाई ब्लॉक की। अब ये ब्लॉक इंक्लाइंड है, लेकिन इसका जो नॉर्मल और टेंजेंशियल एक्सिस होंगे वो इसी पोजीशन में लेंगे, नॉर्मल परपेंडिकुलर ले लेंगे, और जो वेट होगा वेट इंक्लाइंड होगा दोनों एक्सिस में। तो वेट का जो कॉज वाला कंपोनेंट होगा, एंगल के साथ वाला कॉज होता है, तो कॉज वाला कंपोनेंट नॉर्मल डायरेक्शन में आएगा, और फिर हम इसकी जो है वो वही हमें निकालना है, नॉर्मल ही निकालना है। ठीक है, वेट, और ये हमने अपवर्ड पॉजिटिव लिया, n माइनस का w इक्वल टू एम वी स्क्वायर डिवाइड बाय रॉ हो जाएगा। हमने डेंसिटी भी निकाल, रॉ सॉरी रेडियस ऑफ कर्वेचर भी निकाल लिया, और वेलोसिटी भी निकाल ली। तो आप यहाँ वैल्यूज पुट करोगे, ये देखो आपने पुट करी, ये आ गया आपके पास n, और वेट, वेट का कौन सा कंपोनेंट, कॉज वाला, सर ये 26.565 कहाँ से है, तो भाई टेंजेंट थीटा से जो एंगल निकाला था ये वाला एंगल है। क्या कर रहे हो भाई, अभी बोलता हूँ टैब्स नहीं खोला करो पीछे। अच्छा, उसके बाद एम वी स्क्वायर डिवाइड बाय रॉ, वी स्क्वायर आपको पता है 4.09 वी का स्क्वायर हो गया, और रॉ रेडियस जो था वो 1.398 हो गया, और एम आपको पता है 0.5 था। तो यहाँ से आपने सॉल्व किया और नॉर्मल फोर्स आ गई 10.38 न्यूटन। आई होप कि ये सवाल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था भाई, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल थे जो आपने अभी सॉल्व किए हैं। तो इसको जो है वो काफी ज्यादा, हमारा लेक्चर जो है खत्म हो गया है, बस ये एक एग्जाम्पल है, ये आप जो है वो होमवर्क में कर लीजिएगा, अगर ना भी करें तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि ये हमारे पास सब पेपर में ना नहीं आ सकती। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। और अननोन इंजीनियर ने आपको पेंडुलम के, बॉब ऑफ पेंडुलम के एग्जाम्पल भी करवा दिए, स्प्रिंग वाला भी करवा दिया, और आखिर में ब्लॉक वाला भी करवा दिया। तो ये तीनों टाइप के प्रॉब्लम में से ही सारे प्रॉब्लम्स आती हैं, अगर ये तीन प्रॉब्लम आप अच्छे से करते हो तो आपको बुक खोलने की भी जरूरत नहीं है। सो स्टे ट्यून्ड, और अगर ऐसी और वीडियोस चाहते हो तो भाई लाइक सब्सक्राइब शेयर करो, जो सब्सक्राइब वाला बटन है उसके उसके ऊपर एग्रेशन दिखाओ, कुछ भी करो, बस मुझे जो है वो आगे बढ़ाओ, मुझे थोड़ा मोटिवेट करो, ताकि मैं और इस तरह की वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहूं। और इन प्रॉब्लम्स में आपने, मैंने जो आपके लिए एंड रिवॉर्ड रखा था वो यही था कि आपका जो है वो कॉन्सेप्ट भी मैंने क्लियर कर दिया, और सारे तरीके के न्यूमेरिकल्स भी करवा दिए। सो थैंक यू सो मच, और अपना को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।